तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वह है श्वसन तंत्र एवं उसके कार्य। तो आइए हम बारी बारी से श्वसन तंत्र क्या है और उसके कार्यों के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है वह है श्वसन तंत्र। तो हमने आपको बताया था इस पाठ के फर्स्ट वीडियो में कि श्वसन का मतलब क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करना ही क्या कहलाता है, सजीवों के अंदर श्वसन कहलाता है। तो श्वसन तो आप जानते हैं और तंत्र का मतलब आप भली भांति जानते हैं। सजीवों के शरीर के अंदर जो गैसीय आदान प्रदान हो रहा है उनसे जुड़े अंगों के, उनसे जुड़े अंग तंत्रों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला चीज कि जो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान किया जाता है। तो क्या हमारे शरीर के अंदर होता है, ऑक्सीकरण होता है। दूसरा चीज कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीकरण होता है, गैसीय आदान प्रदान जो होता है, उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है और ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा कि जब आप बाइक चला रहे हों या किसी भी प्रकार की मशीन चल रही है, तो जब मशीन चलती है तो वह मशीन स्वाभाविक सी बात है कि क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि उस मशीन के अंदर ऊर्जा का क्या हो रहा है, ऊर्जा बन रही है और ऊर्जा नष्ट हो रही है। और ऊर्जा बनने और ऊर्जा नष्ट होने में हमें क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। जब आप कुछ देर तक बाइक चला लेंगे तो आपकी बाइक क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब संसार का प्रत्येक सजीव, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे आपके मनुष्य या जीव जंतु हों, सभी के लिए श्वसन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि होना ही होना है और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए, जो आपके पादप हैं, जो आपकी वनस्पतियां हैं, जो आपके पेड़ पौधे हैं, उनका श्वसन उनके रंध्रों एवं जालिकाओं द्वारा, नालियों द्वारा होता है। और जो हमारे जंतु हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, इनका जो श्वसन क्रिया होती है यह फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ के द्वारा, त्वचा के द्वारा और विभिन्न प्रकार की नालियां होती हैं उनके द्वारा यह श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो हम बात क्या कर रहे थे कि जब कोई भी मशीन चलती है तो वह क्या होती है, गर्म होती है। तो हमने आपको बताया कि जो श्वसन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब कोई भी जीव के अंदर कोई भी प्रक्रिया निरंतर चलेगी तो स्वाभाविक सी बात है वह वस्तु क्या होगी, गर्म होगी। उस जीव के अंदर क्या मिलेगा आपको देखने को, गर्मी, और गर्मी का ही नाम क्या है, ऊष्मा है। तो यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, गर्मी है, ऊष्मा है, क्योंकि हमारा शरीर निरंतर कार्य कर रहा है, निरंतर चल रहा है। हमारे शरीर के अंग तंत्र जो हैं निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो ऊष्मा मिलेगी। अब देखिए ऊर्जा कैसे मिलती है। हमने आपको बताया था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो हमारा खाया हुआ भोजन है, जटिल पदार्थ जो हैं, सभी क्या होते हैं, अंतिम में जाके क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज। अंतिम में जाकर के क्या बन जाते हैं, आपके ग्लूकोज बन जाते हैं। और ग्लूकोज यह क्या है, कार्बन युक्त है। इसमें जो कार्बन के हैं वे 6 अणु होते हैं। कार्बन के कितने अणु होते हैं, इसमें 6 अणु होते हैं। और यह ग्लूकोज आगे चल के क्या होता है, टूटता है, यानी ग्लूकोज का होता है अपघटन। ग्लूकोज का अपघटन होता है। अपघटन का ही मतलब होता है टूटना, यानी ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। और जब ग्लूकोज टूटता है तो वहां से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। अब यह देखिए ग्लूकोज टूटता कैसे है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो जो हमारे पाचक सिस्टम द्वारा, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा जो ग्लूकोज है वह क्या होता है, टूट जाता है। और यह टूट करके क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट। और यह पायरुवेट बनाता है। और इस पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं,
कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है, 6 से 3 हो जाती है। या यह कहने का मतलब कि जैसे हमारा जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन की संख्या 6 है, तो जब ग्लूकोज श्वसन क्रिया हम करते हैं तो उसमें ग्लूकोज का क्या होता है, अपघटन होता है, जिससे ग्लूकोज टूटता है। तो यह ग्लूकोज टूट करके किस में बदल गया, पाइरूवेट में बदल गया। और पाइरूवेट में इसमें 6 कार्बन थे, तो इसमें अब कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। अब यह पाइरूवेट जो है आगे चल कर के 3 प्रकार से टूटता है। तो आइए देखते हैं हम किस किस प्रकार से यह टूटता है। तो जब इसमें 3 कंडीशन में यह टूटता है, जो पाइरूवेट होता है वह 3 कंडीशन में टूटता है। हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये जो पाइरूवेट होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होता है, अपघटन होता है। तो 3 कण है, यानी कि जब O2 की क्या हो, जब O2 यानी ऑक्सीजन की क्या हो, अधिकता हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो। दूसरा कंडीशन, जब ऑक्सीजन यानी O2 की क्या हो, कमी हो। और तीसरा कंडीशन, जब O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या हो, अनुपस्थित हो। तो देखिए यह जो पाइरूवेट होता है यह 3 क्रम में टूटता है। सबसे पहले आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज से किस में टूटा, पाइरूवेट में टूटा। ग्लूकोज में 3 कार्बन थे, पाइरूवेट में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। अब यह पाइरूवेट जब हमारे अंदर श्वसन क्रिया होती है तो यह 3 प्रकार से टूटता है। 3 प्रकार से कैसे कैसे टूटता है, एक तो जहाँ पे O2 की अधिकता हो, यानी कि हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी हमारे पास सांस जब हम लेते हैं तो O2 यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर के अंदर होती है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि ऑक्सीजन तो होता है लेकिन इसके इतना नहीं होता है। और एक कंडीशन ऐसा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों कंडीशंस में क्या होता है। देखिए यह पाइरूवेट जब ऑक्सीजन की अधिकता में टूटता है, जब ऑक्सीजन की अधिकता में टूटता है तो यह क्रिया सजीव के अंदर होती है। और हम जानते हैं कि सजीव के अंदर कोई भी क्रिया किसके माध्यम से होती है, कोशिका के माध्यम से। और हमने यह भी जाना है, कक्षा 9वीं में आप पढ़े होंगे कि जो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जैसे पावर हाउस में पर्याप्त मात्रा में बिजली बनती है, उसी प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो O2 की अधिकता में यह पाइरूवेट किस में टूटता है, कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। और यह जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, इसका यह ऊर्जा किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब O2 की अधिकता होती है तो ऊर्जा कहाँ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में किस रूप में जाती है, CO2 के रूप में जाती है, प्लस H2O यानी जल के रूप में जाती है। और प्लस में किस रूप में जाती है, ऊर्जा, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा जाती है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पूरे शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। CO2 और जल की मात्रा को क्या कर देता है, आवश्यकता अनुसार बाहर निकाल देता है। अब देखिए जब ऑक्सीजन की कमी कब होती है। कभी आपने सोचा है कि जब टिंकू दौड़ता है मैदान में तो वह ज़्यादा हाँफने क्यों लगता है, या टिंकू के बजाय आप जब दौड़ते हैं किसी मैदान में, या कभी अब जब आप दौड़ते हैं या कठिन काम जब करते हैं तो आप बहुत जल्दी से थक जाते हैं और हाँफने क्यों लगते हैं, क्योंकि जो देखिए हमारे श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जब हम ज़्यादा कार्य करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि मिल नहीं पाती है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 की अधिकता हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाँफने लगते हैं और हमें थकान ज़्यादा लगती है। और जैसे ही हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है, हमारी थकान या हमारी हफलन क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कंडीशन है कि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की कमी। यानी ऑक्सीजन की कमी कब होती है, जब हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं या कठिन काम करते हैं। तो जब हम कठिन काम करते हैं तो यह कार्य हमें किसको करना पड़ता है, पेशियों को। तब यह कार्य कौन करती हैं, हमारी पेशी,
हमारी पेशियां, यह कार्य कौन सी करती हैं? जैसे हमारी मसल्स, हमारी पेशियां तब क्या करती हैं? यह कार्य करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं, यानी इस ग्लूकोज को क्या करती हैं? इस पाइरुवेट को क्या करती हैं? तोड़ती हैं। और यह किस तोड़ती हैं? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और प्लस में ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल और प्लस में ऊर्जा के रूप में तोड़ती हैं। और जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है वहां आपका ईस्ट या पौधों की बात यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कि जो पौधे हैं इस पाइरुवेट को क्या करते हैं? पौधे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ते हैं। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ते हैं तो यह बनता है एथेनॉल, एथेनॉल प्लस H2O और प्लस में ऊर्जा, प्लस में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार से हमारा जो ग्लूकोज है, यानी हमारा जो खाया हुआ भोज्य पदार्थ है, हमारा जो पोषण है, वह इस प्रकार से हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और उस ऊर्जा से ही हमारा मशीन क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, हमेशा क्या रहती है? गर्म रहती है। और दूसरी चीज है कि श्वसन क्रिया में क्या होता है? अपचाई। देखिए, अपचाई का मतलब होता है तोड़ना और उपचाई का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज को क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। और यह क्रिया कहाँ हो रही है? हमारे अंदर हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? श्वसन तंत्र के द्वारा हो रही है, श्वसन के क्रिया के द्वारा हो रही है। तो श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया क्या है? अपचाई क्रिया है। क्या है? एक अपचाई क्रिया है, यानी कि तोड़ने वाली क्रिया है, जो कि क्या करती है? ग्लूकोज को तोड़ती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ हमारे श्वसन अंग हैं, आइए थोड़ा सा हम श्वसन अंग के बारे में देख लेते हैं। तब तक मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमारा श्वसन अंग है, वह श्वसन अंग सबसे पहला देखते हैं हम स्तनधारी में क्या होता है। स्तनधारी यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्तनधारी कहलाते हैं। जो स्तनधारी होते हैं वह किसके माध्यम से सांस लेते हैं? फेफड़े के द्वारा। वह किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़े के द्वारा लेते हैं। और जो आपके कीट होते हैं वे आपके श्वास नली द्वारा, जैसे जो आपके स्तनधारी होते हैं उनके शरीर के अंदर फेफड़ा पाया जाता है, यानी कि लंग्स पाया जाता है। और उस लंग्स की सहायता से ही वे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। लेकिन जो कीट होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का लंग्स यानी फेफड़ा नहीं होता। वे जो श्वास नली है वही श्वास नली फूलती है, पचकती है, फूलती है, पचकती है। उस प्रकार से इनके कीटों की श्वसन क्रिया आपकी पूर्ण होती है। और जो आपके जलीय जीव होते हैं वे किसकी सहायता से सांस लेते हैं? गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं। किससे? गिल्स की सहायता से, जिसे हम उर्दू भाषा में कहते हैं गलफड़, जिसे हम उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? गलफड़। और इसका हिंदी भाषा है, इसका हिंदी भाषा जो आपका है वह है क्लोम। वह क्या है? क्लोम है। हिंदी भाषा क्या है? क्लोम है। तो जो जलीय जीव है उनके गलफड़, जैसे मछली वगैरह हो गई, मछली क्या है? जलीय जीव है। तो मछली अपना सांस जो लेती है अपनी गलफड़ के सहायता से लेती है। और देखिए जैसे मेढक, मेढक तो आपका उभयचर है, आपका यह स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है। तो इसमें देखिए 3 प्रकार से श्वसन होता है। एक तो जब यह क्या होता है? स्थल में यानी भूमि के अंदर रहता है, भूमि में, यानी जब मिट्टी के अंदर रहता है तो यह अपना श्वास किसकी सहायता से लेता है? त्वचा की सहायता से, अपने चमड़े की सहायता से सांस लेता है। कब? जब यह भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर जब रहता है तो अपने सांस किस में लेता है? त्वचा की सहायता से लेता है। लेकिन जब यह भूमि पर होता है, भूमि पर, जब यह भूमि पर यानी कि पृथ्वी के ऊपर, यह देखिए भूमि में यानी मिट्टी के अंदर और यह भूमि पर यानी मिट्टी के ऊपर, तो जब यह मिट्टी के ऊपर रहता है तो किससे सांस लेता है? फेफड़े से। किससे सांस लेता है? फेफड़े से। लेकिन जब यह छोटी अवस्था में रहता है यानी अत्यंत छोटा रहता है तो इसे क्या कहते हैं? रेडाजोल। इसका नाम थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, शायद थोड़ा सा कोई एक आध शब्द गलत हुआ हो। तो यह जब छोटा रहता है, एकदम छोटा सा, यानी जब बच्चा रहता है तो यह क्या होता है? रेडाजोल। और
तब उसको क्या कहते हैं, हम रेडाजोल कहते हैं। और वह किसकी सहायता से सांस लेता है, गिल्स की सहायता से, यानी अपनी गलफड़ के सहायता से। देखिए छोटा छोटा बच्चा देखा होगा जिसमें, जो कि एकदम आपके मछली के जैसा लगता है। मछली के बच्चे और मेढक के बच्चे में आप पहचान जल्दी से नहीं कर पाएंगे, और आगे जब देखेंगे तो यह मछली के ही जैसा होता है, जिसे हम कहते हैं रेडाजोल। और वह किससे सांस लेता है, आपके गलफड़ की सहायता से सांस लेता है। तो मेढक 3 प्रकार से सांस लेता है। मेढक भूमि के अंदर जब रहेगा मिट्टी में तो त्वचा की सहायता से सांस लेगा, और जब मिट्टी के ऊपर रहेगा तो फेफड़े की सहायता से सांस लेगा, और जब वह बाल्यावस्था में होगा यानी बहुत छोटी सी अवस्था में होगा तो वह किसकी सहायता से सांस लेता है, गिल्स की सहायता से सांस ले। तो अगली जो हमारी क्रिया है वह क्या है, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होती है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास यानी वही सांस को लेना और छोड़ना। सांस को लेना और छोड़ना क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। और जब हम उसी सांस को बाहर छोड़ते हैं तो बाहर छोड़ने को हम कहते हैं निःश्वसन। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं निःश्वसन, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं निःश्वसन। अगर इसकी अंग्रेजी हम देखें तो इसे हम कहेंगे इंस्पायरेशन, और इसे कहेंगे एक्सपायरेशन। अब देखिए, जब हम सांस को अंदर लेंगे तो जो हमारे वायुमंडल में हवा है उसी का तो सांस लेंगे, और जो हमारी वायुमंडल में हवा है उसमें क्या क्या है, उसमें आपकी नाइट्रोजन है आपकी 78%, और ऑक्सीजन आपकी है 21%, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्सीजन N2 के रूप में, आपका नाइट्रोजन जो होता है N2 के रूप में प्राप्त पाया जाता है वातावरण में, और जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा होती है 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी मात्रा होती है 0.03%। तो यानी कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो उसमें हम N2 78% N2 को लेते हैं, 21% ऑक्सीजन को लेते हैं, और 0.03 कार्बन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो देखिए N2 का तो हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, तो हमने जो भी 78% नाइट्रोजन लिया है वह पूरा का पूरा 78% नाइट्रोजन का हम क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे। यानी कि जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो पूरा पूरा 78% जो हम नाइट्रोजन लिए रहेंगे बाहर निकाल देंगे। इसमें हेरा फेरी किसमें होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, 4 का हेरा फेरी है। आप इतना याद रखेंगे कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो बाहर निकालने में यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सांस को बाहर निकालने और सांस को अंदर लेने में केवल 4 का हेरा फेरी है। जो O2 यहाँ पे जो O2 21% है, इससे 4 कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 17%। यानी कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कितनी होती है, 17%, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा कितनी होती है, 4%। ये लगभग 4.6 के आसपास होती है, लेकिन आप 4 से याद रख सकते हैं। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह कितनी होती है, 4%। अब देखिए इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वह आपका है श्वसन मार्ग। अगर इसे हम परिभाषित करें तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि श्वसन क्रिया में वायु के आने जाने के मार्ग को हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी कि हमारे श्वसन क्रिया में जो वायु है वह जिस मार्ग का अनुसरण करती है वह क्या कहलाता है, श्वसन मार्ग कहलाता है। अब आइए हम बारी बारी से ये समझते हैं कि जो हमारी वायु है, श्वसन क्रिया में जो हमारी वायु आती और जाती है वह किन किन मार्गों का अनुसरण करते हुए जाती है और किस प्रकार से श्वसन क्रिया हमारी संपन्न होती है।